हेलो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम शीत युद्ध के दायरे। आप जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, 4 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्यूबा मिसाइल संकट। और अब हम हैं किस पर? शीत युद्ध के दायरे पर। तो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से शुरुआत जो होगी हमारी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होगी। जब हम आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट हमारे सामने आए, कब कब ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विश्व में झगड़ा होने का या तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। आप देखें कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? शीत युद्ध के दौरान सबसे नंबर 1 पर हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग जो हमने की थी चैप्टर की। तो शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट हमारे सामने आए थे, जिसमें से नंबर 1 कौन सा था? क्यूबा मिसाइल संकट। हम ये पढ़ चुके हैं। हमने इस अध्याय की शुरुआत हमने क्यूबा मिसाइल संकट से ही की थी। वो इनमें से एक था। आप देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ वैसे कम ही हुई लेकिन बहुत कम हुई। आप देखेंगे शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों का जो परिणाम था, परिणति मीन्स परिणाम जो निकला, वो तीसरा विश्व युद्ध के रूप में नहीं निकला। यानी कि शीत युद्ध से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। आप देखेंगे जैसे कि ध्यान देने वाली बात है, दोनों महाशक्तियाँ थीं। दोनों महाशक्तियाँ उस दौरान क्या था कि उत्तरी कोरिया था। आप देखेंगे ये रहे दोनों महाशक्तियाँ। कोरिया 1950 से लेकर 1953 तक, बर्लिन की जो दीवार गिरा दी गई थी यानी कि 1958 से लेकर 1962 तक, और कांगो 1960 से लेकर दशक की शुरुआत तक, और कई अन्य जगहों पर हमने देखा कि सीधे सीधे जंग हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, और ऐसी स्थिति में आ चुका था कि जिससे जंग होने का खतरा गहरा गया था। लेकिन संकट गहराने के बाद, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले बता दिया मैंने कि जब शीत युद्ध की बात करते हैं तो हमारा जो इंटेंशन रहता है, यानी हमारे जो माइंड में बात आती है, वो कुछ ऐसे क्षेत्रों में से होता है जहाँ विरोधी खेमों में बटे, यानी कि जो 2 विरोधी खेमे में बटे हुए थे, एक तो पश्चिम की तरफ, एक पूर्वी गुट की तरफ। पश्चिम यानी अमेरिका की तरफ और पूर्वी यानी कि सोवियत संघ की तरफ। ऐसे अवसर कई बार आए जहां युद्ध तो हुए लेकिन इनके होने की संभावना बनी, या तो युद्ध हुए या फिर इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। यानी कि इतना ज़बरदस्त वो नहीं रहा कि बात इस हद तक बढ़ जाए कि या फिर बहुत ही जनहानि हो ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं हम कि युद्ध की स्थिति ऐसी बन जाए कि युद्ध ख़त्म ना हो। ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में एक व्यापक जनहानि हुई थी, लेकिन विश्व क्या था? परमाणु युद्ध से बचा रहा। जैसे कि मैंने कहा, जनहानि हुई, लेकिन क्या है, कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ कि जिसको हम कहें कि ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल गया। यानी कि ना तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ और ना ही वैश्विक तौर पर, यानी कि वैश्विक तौर पर जनहानि हुई। जो जहाँ विरोधी गुट आपस में भिड़ गए थे, उन देशों में थोड़ा बहुत जनहानि हुई, व्यापक जनहानि हुई। लेकिन हम जैसे कि कहेंगे यहाँ पर क्या है, ये विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर भी आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया। इससे दोनों के बीच गलतफहमियां ही बढ़ी। तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच क्या है, गलतफहमियां ही बढ़ी। यहाँ तक कि राजनीतिक जो ना पॉलिटिकल रिलेशन क्या है, वो भी ख़त्म सही हो गया था। आप देखेंगे कि ऐसे कई मौके आए जहाँ शीत युद्ध के संघर्ष रहा और कुछ गहरा संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। हम जैसे कि पहली बात कर चुके हैं कि जब इन छोटे छोटे देश हों या फिर बड़ी महाशक्तियाँ हों, इन दोनों में जो युद्ध टालने का सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी ने रोल प्ले किया है तो वो गुटनिरपेक्ष देश हैं, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो क्या है कि बाहर के देशों ने, बाहर के देश मतलब जो ना तो इन महाशक्तियों में शामिल थे और ना ही कोई छोटा गुटों में से कोई ऐसा देश था जो महाशक्तियों में लड़ना चाहते थे। इन्होंने अपना एक अलग ही गुट बनाया जिसे इन्होंने गुटनिरपेक्ष कहा। और गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? गुटों से दूरी बनाए रखना, यानी कि युद्ध से दूरी बनाए रखना। इनका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही एक दूसरे से क्या है अलग हो जाएं या फिर बायकॉट करें, ऐसा नहीं था।
मकसद सिर्फ इनका इतना था कि भाई हम दूर रहेंगे लेकिन मित्रतापूर्वक संबंध रखेंगे, लेकिन हम किसी के खिलाफ किसी से नहीं लड़ेंगे। आप देखेंगे भूमिका इन्होंने भुलाया नहीं जा सकता किसकी, गुटनिरपेक्ष देशों की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, 2 नंबर में आता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका रही 6 नंबर में आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारत ने इसमें कैसे अपनी भूमिका को निभाया, यही क्वेश्चन बनता है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी टॉपिक में मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि जो इस 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश कौन सा था, तो हमारा भारत था। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेताओं में से एक थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता यानी बिचौलिया, मध्यस्थता मीन्स बिचौलिया, एक तरीके से कह सकते हैं कि बेहतरीन संबंध बनाने के लिए बीच में आकर कोई बात करे तो बिचौलिया यानी मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। और जब कांगो संकट में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अंततः यानी लास्ट में बात ये कहते हैं कि ये बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया तो शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इससे संयम का तर्क ही काम कर रहा था। अगर दोनों ही महाशक्तियां अगर अपनी ताकत को आजमाने पर आ जाती और ये संयम से काम न लेती, अगर सब्र से काम न लेते तो क्या होता, शीत युद्ध क्या है, एक महायुद्ध में चेंज हो जाता। लेकिन महाशक्तियों ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए। अब हम शीत युद्ध के दायरे की बातें करेंगे। शीत युद्ध के दायरे में हुआ क्या क्या था, और आप देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन तो देखो ख़त्म हो गया था, वो कंपटीशन तो था ही उनके बीच में, कंपटीशन समाप्त नहीं हुआ तब तक जब तक कि कोई एक गुट हार ना गया हो। और इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका यानी शक की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार भी जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले। आप एक ये भी लिख सकते हैं कि शीत युद्ध के परिणाम से क्या है, नंबर 1 हथियारों की होड़ लग गई थी, यानी कि हथियारों की होड़ बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ, हथियारों के बड़े ज़ख़ीरों को युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया। सिंपल सी बात है, अगर हमें पता चलता है कि सामने वाला हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास इतने ज़्यादा हथियार हैं, लेकिन अगर हम भी इतने सक्षम हथियार बनाने के लिए, तो हम सामने वाले से कहीं ज़्यादा हथियार बनाने की अगर क्षमता रखते हैं तो हम उससे ज़्यादा हथियार जमा कर लेंगे बना करके। नंबर 2 देखते हैं आप, दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम यानी कि कंट्रोल अगर नहीं किया गया, संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। ऐसा लगता था लेकिन होता नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरों के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान ही लगा सकता था। बस उस टाइम पर अफवाहें काम कर रही थी कि सोवियत संघ ने इतने हथियार बना लिए हैं और अमेरिका ने इतने हथियार बना लिए हैं। तो जब गलत अनुमान लगा के क्या कर रही थी, दोनों महाशक्तियाँ ही अपने पास हथियारों को जमा कर रही थी। तो ये नंबर पॉइंट बन जाएगा आपका कि हथियारों की, और शीत युद्ध का परिणाम क्या निकला, हथियारों की होड़ बढ़ गई थी और दोनों गुटों ने एक दूसरे की मंशा को समझने की भूल कर सकते थे। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, है ना। मैंने जैसे कि बताया, हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी परमाणु हमला होता है, सो दैट्स वाई कि बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों ही महाशक्तियों को उठाना पड़ेगा, किसी एक महाशक्ति को नहीं होगा। आप देखें, अगर गलती से कोई भी परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। हाँ, अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देशों के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि ये शत्रु का षड्यंत्र नहीं, बल्कि दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि एक महज दुर्घटना थी। तो इस चीज़ से ही दोनों महाशक्तियाँ डर रही थी। हम इसके बारे में, ये आपका कार्टून है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और आप ध्यान दें कि कार्टून हमेशा 4 मार्क्स का आता है और इम्पोर्टेंट है। कार्टून अगर आप पढ़ते हैं सही से तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं चैप्टर में।
इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम कार्टून पर आते हैं, लेकिन पहले टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। तो ये था कि महाशक्तियाँ डर रही थी, कैसे पता लगेगा कि कौन हम पर क्या है हमला करना चाहता है, कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से, तो इस कारण समय रहते ही अमेरिका को क्या लगा कि भाई बेहतर है, अमेरिका और सोवियत संघ को लगा कि कुछ एक परमाणु और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया जाना चाहिए। और दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि हम अस्त्र नियंत्रण यानी कि CTBT संधि इसको हम कहते हैं, द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। क्योंकि इन्हें पता था अगर हमने इस पर अभी रोक नहीं लगाई, क्योंकि आज हम हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज़ाद होंगे और अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को बनाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास किए कि शुरुआती यानी 1960 के दशक के बीच में ही उत्तरार्ध में हुए एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते किए, उन पर दस्तखत किए। ये संधियाँ थी, तीनों ही क्या थी, ये संधियाँ थी। पहली संधि क्या थी आपकी, कब किए थे हस्ताक्षर, 1960 में। किस लिए किए थे, अस्त्र नियंत्रण पर यानी कि हथियारों की होड़ पर रोक लगाने के लिए। तीन संधियों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। पहली संधि कौन सी थी आपकी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी कौन सी थी आपकी, परमाणु अप्रसार संधि। और परमाणु परशास्त्र परिसीमन संधि यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। 3 संधियाँ हो गई। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं यानी कि कहते हैं ना डिस्कशन करना शुरू किया और एक दूसरे के देश सम्मेलन करने शुरू किए कि भाई परमाणुओं से सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब जो परमाणु बन चुके हैं वो बन चुके हैं, आगे कोई भी देश परमाणु हथियार ना बनाए। इन वार्ताओं के कई दौर हुए, हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां भी हुई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 ध्रुवीयता को चुनी थी गुटनिरपेक्षता ने। आप देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शीत युद्ध को कंट्रोल करने के लिए, और हम इसे को क्या है अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप देखेंगे कि यहाँ पर हैं अब हमारे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है वो हमारे एक तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन रहे, एक तो जोसेफ ब्राज टिटो रहे, ये यूगोस्लाविया के शासक थे। और नंबर 2 आपका क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गुटनिरपेक्षता में और भी देश थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन्होंने भूमिका निभाई है वो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और आपके क्या है यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो थे। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को 2 ध्रुवीय के तो उन्होंने कैसे, जैसे इन्होंने शीत युद्ध को चैलेंज किया ऐसे इन्होंने 2 ध्रुवीय विश्व को भी चैलेंज किया। अब बात आती है कार्टून पर। कार्टून अभी नहीं समझाते, कार्टून तब सारे एक साथ चैप्टर के कार्टून पे बात करेंगे हम, ठीक है। हमारा चैनल आपको अगर पसंद आता है या फिर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और वीडियोस आपके लिए बना सकें।